This conference will now be recorded. सबसे पहले अगर आप देखेंगे पहली बात लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, आंसर ऑल 9 क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं आना। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, ब्लैक कलर का पेन पॉइंटर जो भी आप इस्तेमाल करोगे आपने ब्लैक कलर में, कहते हैं कि जेल पेन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा यहाँ पर गलती होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन द आंसर स्क्रिप्ट ओनली। आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक नहीं करोगे, मतलब जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर जो ऑप्शंस गिवन होगी वहां टिक नहीं करना। आपने उसके आंसर देने का तरीका ये होगा कि आपने उस क्वेश्चन का नंबर देना है। मोस्टली ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होता है। क्वेश्चन का नंबर देके उसका पार्ट लिखना है और आगे उसका आंसर लिख देना। किसी के आंसर 2 भी होते हैं, इस तरह से आंसर देना। अक्सर स्टूडेंट गद्दे क्या है कि उसके ऊपर टिक करके वो आंसर शीट साथ ही पिन कर देते हैं, उसके कोई नंबर काउंट नहीं होते। तो आपने किसी भी पेपर का जो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वो आपने आंसर शीट के ऊपर सॉल्व करने हैं, उस एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व नहीं करने, इस बात का आपने ख्याल रखना। हाँ जी, उसके बाद पार्ट ए के अंदर पहला सवाल बोरिंग कॉस्ट का है, ये हमने किया हुआ है, 8 नंबर का सवाल था, जिसमें उसने कहा था कि आपने एक दफा सारी पेमेंट स्पेसिफिक बोरिंग से करनी है और एक दफा सारी पेमेंट जर्नल से करनी है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन था। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, 8 नंबर का, मतलब बेसिक सवाल था। इसमें सिर्फ एक टेक्निकल बात थी, जो टैक्स ऐड करना था वर्किंग कैपिटल के, बाकी सवाल के अंदर इतनी चीजें मुश्किल नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका था, 10 नंबर का ये क्वेश्चन था और ये था एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत आसान है ये, पेपर में अगर फंड अकाउंटिंग से सवाल है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एक आधी एडजस्टमेंट जरूर होगी, बाकी चीजें सिर्फ वो अभी हमें प्रेजेंटेशन सिखा रहा है कि इनको प्रेजेंट करना सवाल आता है या नहीं। तो इसके नेट एसेट्स के दोनों मेथड और इसके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन तीनों के फॉर्मेट को ध्यान से देख के जाना। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये भी ना इतना टाइम कंज्यूमिंग था और ना ही कोई ट्रिकी था, मतलब ये 3 सवाल 36 मार्क्स के पेपर में आए, सॉरी 26, यानी 8 मार्क्स का बोरिंग कॉस्ट था, 8 मार्क्स का ये कैश फ्लो था और 10 नंबर का एनपीओ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बहुत जबरदस्त सवाल आया था, 6 नंबर का क्वेश्चन और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लिखा क्या हुआ है, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील विद टेंजिबल नॉन करंट एसेट, डिस्कस एनी 4 डिफरेंस। कहते 4 डिफरेंस बताएं IS 16 और IS 40 के। ये वो 4 डिफरेंस है जो हम आपस में बात करें ना तो हमें मिल जाए। पहला, एक साइड पर जब भी वो इस तरह से कंपैरिजन में कहे तो कोशिश किया करो इस तरह से फॉर्मेटिंग दिया करो, एक साइड पर एक चीज लिख दी, दूसरी साइड पर दूसरी चीज, दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर दो। सबसे पहले पर्पस इनका डिफरेंट है। जो IS 16 है वो किस पर्पस के लिए होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस, एडमिन पर्पस और रेंटल टू अदर। लेकिन रेंटल टू अदर नहीं लिखे क्योंकि वो भी रेंटल है, लेकिन उसमें होता सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। उसमें हाँ ये हम लिख सकते हैं सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर, जो इसकी डेफिनेशन है पीपी की, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर, ये उसकी डेफिनेशन है कि ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, एडमिन पर्पस में इस्तेमाल होते हैं, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर। वैसे रेंटल टू अदर भी इसकी डेफिनेशन में है। ये होता है ओनली लैंड एंड बिल्डिंग and only for
रेंटल पर्पस या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब ये उसकी डेफिनेशन, पहले किसी भी चीज का डिफरेंस आ जाए पहले डेफिनेशन ही लिखते हैं हम। डेफिनेशन के बाद तो बहुत ही चीजें आसान है। इसकी जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल, और इसकी जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल। 4 डिफरेंस उसने बताए हैं। मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन मॉडल का जो सरप्लस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है या ओसीआई में जाता है, और इसकी फेयर वैल्यू का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी तो एक फर्क है। मतलब इसकी फेयर वैल्यू का डिफरेंस आए, IAS 16 का फेयर वैल्यू का डिफरेंस आए तो वो ओसीआई में जा रहा होता है, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू का डिफरेंस आए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होता है। तो हम ये कहते हैं अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल इनिशियली दोनों कॉस्ट मॉडल पे होते हैं, इनिशियली दोनों कॉस्ट पे होते हैं। अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल a revaluation surplus charge to OCI, और यहां पर लिखेंगे अंडर फेयर वैल्यू मॉडल चेंज इन फेयर वैल्यू चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। 3 डिफरेंस हो गए। और जो था मशहूर डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का, कि चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो चाहे कॉस्ट मॉडल हो, डेप्रिसिएशन लेते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं लेते। ये 4 डिफरेंस। और 6 नंबर का सवाल था, अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल depreciation will be charged, और अंडर फेयर वैल्यू मॉडल, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल एक जैसे लग रहे होते हैं बंदे, क्योंकि उसमें भी फेयर वैल्यू का डिफरेंस ले रहे होते हैं, दूसरे में भी फेयर वैल्यू का डिफरेंस ले रहे होते हैं। तो अंडर फेयर वैल्यू मॉडल डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी चार्ज। और भी डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेम मॉडल पे रखते हैं, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन पीपीई के अंदर हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिफरेंट मेथड पे रख सकते हैं। मतलब किसी को WDV पे रख सकते हैं, किसी का स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है। तो उसको जरूरी नहीं है कि सबको एक मॉडल पे, कोई कॉस्ट मॉडल पे भी हो सकता है और कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी। हाँ ये है, अगर आपके पास फर्नीचर है तो आप सारा फर्नीचर किसी एक पे रखोगे, या रिवैल्यूएशन मॉडल पे या कॉस्ट मॉडल। सारी व्हीकल्स हैं तो एक मॉडल, हाँ व्हीकल को कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो, बिल्डिंग को आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जनरल रूल ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जनरल रूल क्या है कि अगर आपने सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को किसी एक मॉडल पे रखना है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, आपको वो आइडिया होगा। तो ये 6 नंबर का सवाल था पेपर में, 4 डिफरेंस लिखने। ऐसा सवाल पेपर में आ जाता है। कभी वो लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस पूछ लेता है, कभी कंपैरिजन, वो इस दफा ये भी पूछ सकता है कि जनाब वो उसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या वर्टिकल एनालिसिस करे रेशियो एनालिसिस में। यानी कोई एक बेसिक सवाल 5 से 6 नंबर का सवाल वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 8 नंबर का, जिसमें उसने सस्पेंस अकाउंट बनवाया और प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट बताया, और ये सवाल हमने कर लिया हुआ। ये जो पहले टेस्ट के अंदर ये सवाल था आपका, ये क्वेश्चन उसने दिया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 उसने MCQs का दिया। ये क्वेश्चन आपने खुद देखना है एक नजर, ये MCQs खुद ही देखने हैं। ये सारे के सारे वही होते हैं जो हम क्वेश्चंस के अंदर चीजें कर रहे होते हैं, नई बात इसके अंदर कोई भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7, कमर लिमिटेड कहता है कि कंज्यूमर गुड्स हैं और इसमें करना था रेशियो एनालिसिस का, ये सवाल था। सबसे पहले उसने कहा कि कंप्यूट रेशियोज फॉर कंपैरिजन विद 2020। कौन सी रेशियो फाइंड करनी है? जो गिवन है, जो रेशियो गिवन है यही फाइंड करनी है, 6 नंबर का। फिर कहता है गिवन इंफॉर्मेशन को दिमाग में रख के आपने करना क्या है, अपने कमेंट्स देना, रीजंस फॉर वेरिएशन।
रेशियो बढ़ क्यों रही है, रेशियो कम क्यों रही, 9 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से था। और ये मैंने आपको पहले बता दिया, मिनिमम रेशियो एनालिसिस से 15 नंबर का सवाल आना है मिनिमम। हाँ, इसको मिला के, और वो मैं आपको, मैंने 2 लेक्चर सेंड किए थे, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, मेजरमेंट ऑफ एसेट्स, इन दोनों को मिलाकर उसने 20 मार्क्स पूरे करने। हो सकता है वो रेशियो एनालिसिस से 12 नंबर करके 8 नंबर का सवाल वहां से दे दे, हो सकता है 4, यानी ये 15 नंबर का दे दे, 5 नंबर का सवाल वहां से दे दे। तो उसने रेशियो एनालिसिस को और वो मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मिक्स करके 20 नंबर उसने पूरे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और ईपीएस का था, 17 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ सॉल्व, ये 17 मार्क्स का था। और लास्ट 9 क्वेश्चन आईएएस 16 का था, प्योर आईएएस 16 का था, मिक्स नहीं था, प्योर आईएएस 16 की था। इस दफा मिक्स के चांसेस हैं और एक्सट्रैक्ट के चांसेस। हाँ, पॉसिबल है कि जनरल एंट्रीज भी आ जाएं, लेकिन मिक्स सवाल अगर आएगा तो फिर भी अदर नॉन कंटेस्टेड में से किसी ना किसी में से सवाल कंफर्म आएगा। जो आईएएस 36 और आईएएस 40 इस बार टॉप लिस्ट में है। आईएएस 36 और आईएएस 40 अलग से एक सेपरेट, जैसे इस दफा आईएएस 23 का सवाल आया ना, तो पॉसिबल है दोबारा भी आईएएस 23 आ जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। बट आईएएस 40 और आईएएस 36, और इस दफा चांसेस है आईएएस 36 रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। देन वो पहले हमसे इंपेयरमेंट करवा लेगा, कुछ अर्से बाद उसकी रिवर्सल करवा लेगा जी। तो अभी तो ये सवाल बेहतर था। नंबर देखें 18 मार्क्स, और याद रखें सोच के नंबर है इसमें, वर्किंग थोड़ी है। जब ज्यादा सोचना पड़ता है ना, तो उसके भी ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर note on property plant and equipment with comparative for inclusion in statement of financial statement for the year ended, column for total is not। ये बात ये आई कि आपको ना रिस्पेक्ट दिया करो इस मामले में। जब वो किसी चीज से मना कर दिया ना, तो रुक जाया करो। मतलब वो कोई कॉलम कहने से, कोई जर्नल एंट्री पास करने से इनका मना करे, तो वो आपने नहीं पास करनी। अगर फिर भी पास करोगे तो वो नाराज होगा। तो सवाल के देखते हैं। आपको पता है रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद हम क्या चीज पढ़ते हैं भला? एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो हमें बताएगा कि आपने सवाल किस अंदाज में पढ़ना है। TL uses revaluation model for subsequent measurement and accounts for revaluation on net replacement method। और हमारा है ही नेट रिप्लेसमेंट, ग्रॉस पहले किताब में होता था, अब वो भी नहीं है। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड पहले किताब में उसने बताया हुआ था कि क्या होता है, लेकिन इस बार बताया भी नहीं हुआ। जो नई बुक है उसके अंदर ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड बताया भी नहीं हुआ, तो फिर होता है नेट रिप्लेसमेंट मेथड। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ रिवेन्यू सरप्लस चार्ज टू रिटेन अर्निंग एनुअल बेसिस। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये एक्सेस डेप्रिसिएशन का, कि आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग को हर साल चार्ज करते रहना है। द रिवैल्यूड अमाउंट वर डिटरमिन्ड बाय सगीर वैल्यूअर प्राइवेट लिमिटेड। ये उसने वो एडिशनल डिस्क्लोजर के बारे में हमें बताया। तो बाकी सवाल तो ऊपर वाला रह गया। ये जो टेबल बना हुआ है यही सारा सवाल है 18 नंबर। हाँ जी, एक्विजिशन ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई 2017 और दूसरे क्या है 1 जुलाई 2018। कॉस्ट है 96 मिलियन और 156 मिलियन। एस्टिमेटेड लाइफ इन इयर्स है 16 और 12। रिवैल्यूड अमाउंट, उसने जो चक्कर या गेम खेली है ना, वो जरा गौर फरमाइएगा। रिवैल्यू कब कर रहा है? 1 जनवरी 19 को और 1 जनवरी 21 को, और रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ कर रहा है 1/1/20 को। मतलब चेंज इन एस्टिमेशन की डेट कोई और है, रिवैल्यूएशन की डेट कोई और है। नॉर्मली वो क्या करता था, जब वो रिवैल्यूएशन करता है डेट तब रिवाइज करता है, लेकिन इसमें उसने रिवैल्यूएशन के साथ डेट रिवाइज नहीं की, क्योंकि रिवैल्यूएशन हो रही है 19 में और 21 में, और लाइफ कब चेंज हो रही है 20 के अंदर। तो लेकिन इसमें कोई मुसीबत या अजाब नहीं है। जब हम लाइफ चेंज करने का मकसद आएगा तो दिमाग में क्या सोच के चलेंगे? चेंज इन एस्टिमेशन। और जब रिवैल्यू करेंगे तब रिवैल्यूएशन के साथ करेंगे।
तो पहले ऑफिस बिल्डिंग को पकड़ ले। अगर सवाल करने के तरीके पे आते हैं, कंपनी का नाम क्या है, डसूकी लिमिटेड है, टीएल है। नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 21, विद कंपैरेटिव है। तो पिछले साल से शुरू करेंगे हम अपना काम। बैलेंस एट 1/1/20, एक है ऑफिस बिल्डिंग और दूसरा है वेयर हाउस। जी 1/1/20 को हमने यहां पर एसेट की कॉस्ट लिखनी है। सबसे पहली और बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स ने की थी, उन्होंने कॉस्ट ली थी 96। हालांकि जब एसेट रीवैल्यू हो जाता है उसकी कॉस्ट वो होती है जो रीवैल्यू के बाद आ रही होती है। इसकी कॉस्ट बैलेंस वो आ रहा होता है बुक्स के अंदर जो रीवैल्यू के बाद आ रहा है। कोई परेशानी नहीं, हमने एक्चुअल में वर्किंग करनी है 3 सालों की। वैसे तो 3 सालों की 19, 20 और 21, लेकिन रिकॉर्डिंग है हमारी सिर्फ 20 और 21 की। वर्किंग ACA, OCI और प्रॉफिट एंड कब एसेट खरीदा? 1/7/2017 को। 1/7, वैसे इसका शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट की तरफ जा ही नहीं रहा। मैं चाह रहा हूं कि सवाल को समझ भी लगे और आसान भी लगे, सोचना कम पड़े। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास 1/7/17 को एसेट खरीदा 96 मिलियन का। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। पहले चुप करके वर्किंग करते हैं जब तक हमारा साल नहीं आ जाता, 1/1/20 नहीं आ जाता तब तक नॉर्मल वर्किंग करते हैं। 31 दिसंबर 17 को 96 कितना डेप्रिशिएट होगा? 6 महीनों का। लाइफ है 16 साल, डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 3। हमारे पास एसेट कितने का बच गया? 93 का। और मैं यहाँ पर डेट भी लिख देता हूँ। ये डेट कौन सी है? 1/1/18। 31 दिसंबर 18 हमारा डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 6, क्योंकि अभी कोई रिवैल्यूएशन का चक्कर नहीं, कोई चेंज इन एस्टिमेशन नहीं, नॉर्मल तरीके से चलते जाते हैं। हमारे एसेट की बुक वैल्यू कितनी बच गई? 87। ये कौन सी डेट है? 1/1/19 और इस दिन रीवैल्यू हो गया। 1/1/19 को एसेट आपका रीवैल्यू हो गया और साल के शुरू में रीवैल्यू हो रहा है, तो पैटर्न क्या होगा? पहले रीवैल्यूएशन बाद में डेप्रिसिएशन। तो 87 को रीवैल्यू कर दो, सिंपल। 87 वाला एसेट कितने का हो गया आपका? 1/1/16। 1/1/19 को हमारा एसेट 1/1/16 का होगा। गॉट इट? कितने का सरप्लस या लॉस आया? 29 का सरप्लस। 31 दिसंबर 19 को अब डेप्रिशिएट करेंगे और किस पे करेंगे? 1/1/16 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड,
क्योंकि लाइफ तो अभी चेंज हुई नहीं ना, लाइफ अभी चेंज नहीं हुई, तो हम किस पे डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग लाइफ पे। कितने है रिमेनिंग लाइफ, 14 पॉइंट, और इसको भी किस पे डिवाइड करेंगे, 14। कितनी वैल्यू आ गई, 31, बल्कि इसको हम कह सकते हैं 1120। कितनी आ गई वैल्यू, 10, और ये कितनी आ गई 20। अच्छा, हमने वहां पर लिखना होता कॉस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं 1120 की कॉस्ट कितनी है, 1120 की कॉस्ट 116। जो याद रखें, जो लास्ट फेयर वैल्यू होती है ना, जो लास्ट टाइम हमने बिल्कुल एंड पे एसेट को रीवैल्यू किया होता है, वो हमारी कॉस्ट होती है। अगर आज से दो साल पहले रीवैल्यू किया होता ना, कॉस्ट हमारी वही होती। जो लास्ट टाइम हमने रीवैल्यू किया होता है वही हमारी क्या कहलाती है, क्योंकि बाकी तो रिवर्स हो जाता ना, क्यूमुलेटेड एक्शन भी रिवर्स हो जाती है, हर चीज रिवर्स हो जाती है रीवैल्यूएशन के अंदर। हाँ जी, 31 दिसंबर 2020 में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ, बल्कि अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना शुरू करूं, 1120 को अगर मैं ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट लिखूंगा तो कितनी लिखूंगा, 1116। 96 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 96 में जो वैल्यू ऐड हुई है वो कितनी बैल की है, एसेट हमारा मजीद डेबिट हुआ है 1116। वेयर आउट तो बाद में देखते हैं। उसके बाद अब 2020 में आपको 2020 में एसेट रीवैल्यू हुआ ही नहीं, 2020 में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, सिंपल डेप्रिसिएशन। लेकिन एसेट की लाइफ चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है तो क्या करते हैं, अपना तरीकाकार अपने पास, जो लाइफ चेंज हो तो क्या करते हैं, बुक वैल्यू फाइंड करते हैं, हो चुकी है, उसके ऊपर नई लाइफ पे डिवाइड कर दें। और नई लाइफ क्या है, रिवाइज यूजफुल लाइफ इन ईयर्स 1/120। ये रिवाइज यूजफुल लाइफ है या रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, ये टोटल है या रिमेनिंग है, टोटल है। अच्छा, यहां पर आकर ना थोड़ा सा इशू हो जाता है, कुछ लोग इसको रिमेनिंग अजम्पशन करके कर लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको कहते हैं कि हमने 1120 को इसकी रिमेनिंग लाइफ इतनी है। अगर आप लोग इसको करोगे टोटल लाइफ, तो फिर 9 में से जो गुजर चुकी है वो माइनस करोगे, और अगर आप इसको आज की लाइफ के बाद रिमेनिंग समझोगे, तो अगर वर्ड रिमेनिंग लिखा होता तो फिर तो कंफ्यूजन होती नहीं। लेकिन अगर आपने इसको जो भी समझना है ना, नीचे नोट दे देना। अगर हम आई कैप की एजम्पशन देखें, मैं आपको आई कैप का भी एजम्पशन दिखा देता हूं। आई कैप नोट नहीं देता, वो कहता है जो मेरी एजम्पशन है वो बिल्कुल ठीक है। यहां पर अगर आप देखें, जब वो 1120 को डेप्रिसिएशन ले रहा है, पहले वो किस 96 को, ये तो उसने कह रहे हैं वो कॉस्ट बेसिस पे ले रहे हैं ना, कि अगर ऐसे रीवैल्यू ना होता, हम इसको किसी और तरीके से लेते हैं, हम उसको उस मेथड में नहीं लेकर जाते। यहां पर उसने डेप्रिसिएशन ली है, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है ना, ये बिल्डिंग की है, 80 को वो 10 पे डिवाइड कर रहा है, और पिछले साल 108 को डिवाइड कर रहा है 9 पे। ये क्या ले रहा है भला, रिमेनिंग लाइफ। क्या ले रहा है, रिमेनिंग लाइफ। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो, अगर आप इस स्टेटमेंट, उसने कहा रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ के 1 जनवरी 2020 को उसने रिवाइज की लाइफ, तो आप इसको टोटल भी अज्यूम कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। टोटल अज्यूम करते हैं तो फिर 9 में से जो साल गुजर गए हैं वो माइनस कर देते। लेकिन बात वही है, क्योंकि 16 साल है, अभी लाइफ इसकी 2 साल गुजर गई है, तो तकरीबन 14-15 साल है, तो इसलिए उसने इसको 9 ईयर्स पे डिवाइड कर दिया अपने लास्ट ईयर की वैल्यू को।
अदरवाइज बेहतर यही है कि अगर आपको रिवाइज रिमेनिंग का लफ्ज ना बताया जाए तो हम उसको रिमेनिंग लाइफ कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन नोट जरूर देना है। आप हमें बताएं, हम फिर आई कैप को फॉलो करें तो इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 9। और अगर ये इसको टोटल लाइफ कंसीडर करते कि टोटल 9 है तो जितने साल गुजर चुके थे 2.5 साल 9 में से माइनस करते, जो वैल्यू बचती उस पर डिवाइड। और आई कैप ने अपने कमेंट्स में लिखा है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है, कुछ लोगों ने लाइफ को टोटल कंसीडर किया है, लेकिन आई कैप चाहता है कि अगर वो अजम्पशन लोगे तो फिर नीचे नोट लिखो कि वी अज्यूम दैट इन टोटल लाइफ इज दिस, ठीक है। हाँ जी, कितनी डेफिनेशन आ गई? और दोनों के साथ ही ट्रीटमेंट करते हैं। 96 और ये डेट कौन सी आ गई? अब 1121 को एसेट फिर रीवैल्यू हुए, 1121 को एसेट फिर रीवैल्यू हुए और उनकी रीवैल्यूड अमाउंट है कितनी? 80। पहले रीवैल्यूएशन 80, कितना साथ लॉस आ गया? 60, तो इसी में एडजस्ट हो रहा है। ये कितना बच गया? 8। 31 दिसंबर 21, 80 को किस पे डिवाइड करेंगे भला? क्योंकि टोटल लाइफ 9 ईयर हमने कंसीडर की है ना, 1 साल गुजर गया, इसको भी किस पे डिवाइड कर देंगे? 10 1 77। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी वो एंट्री कहे, एंट्री भी पास की जा सकती है, इसके एक्सट्रैक्ट करे, एक्सट्रैक्ट भी पास किए जा सकते हैं, और उसने इसके नोट्स कहे तो अब हम नोट्स भी बना देते हैं। तो आपने यहाँ पर साथ साथ आपने मुझे बताना है बैलेंस एट 1120 में ऑफिस बिल्डिंग 116 था, कैसे पता करना है? अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू ना गिवन हो, लास्ट टाइम इससे पहले जो आपने एसेट को रीवैल्यू किया, क्या 2020 में कोई नया एसेट खरीदा? क्या 2020 में एसेट रीवैल्यू हुआ? 2020 में कुछ भी नहीं किया तो मेरे भाई आपका काम खत्म हो चुका है। थोड़ी सी स्पेस देकर आप लिखें बैलेंस एट 31 दिसंबर 20। आपने कुछ किया ही नहीं। 2020 में एसेट की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? 2019 में एसेट को रीवैल्यू किया था तो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज 2019 में पास होंगी। आप कहते हैं रियल सरप्लस इसमें अमोर्टाइज हुआ, यही बात कर रहे हैं ना, उसकी एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, ओसीआई टू रिटेन अर्निंग। तो क्या एसेट डेबिट या क्रेडिट हुआ? मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये आप ऑफिस बिल्डिंग का लेजर बना रहे हो। जब ऑफिस बिल्डिंग डेबिट हो प्लस करना, जब क्रेडिट हो माइनस करना। आप मुझे बताएं 2020 में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ, ना बिल्डिंग डेबिट हुई ना क्रेडिट हुई, नंबर 1। ना कोई बिल्डिंग खरीदी ना बेची, इसके अलावा बिल्डिंग के साथ कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है 2020 में जितनी बिल्डिंग पड़ी थी एज इट इज आ जाएगी। अब आओ जरा 2021 में एसेट रीवैल्यू हुआ। एसेट की रीवैल्यूएशन में साल के शुरू में ही एसेट रीवैल्यू हो गया, तो सबसे पहली एंट्री क्या पास की होगी आपने? जब एसेट रीवैल्यू किया तो सबसे पहली एंट्री क्या पास की होगी? इलिमिनेशन में एंट्री क्या होती है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू, बस ये बता दें कि ये आपके पास वर्किंग सामने है, इलिमिनेशन कितनी अमाउंट की होगी, ये है वर्किंग आपके सामने। समझ के बताना है आपने किस अमाउंट से इलिमिनेशन की एंट्री पास की होगी 1120 को। देखें मैं बता देता हूं, इस डेट को हमारी रीवैल्यूएशन हो रही है, उससे पहले एक ये डेप्रिसिएशन है और एक इससे पहले जो डेप्रिसिएशन है वो रिवर्स हो चुकी है। लास्ट रीवैल्यूएशन से लेकर अब वाली रीवैल्यूएशन के दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन है सिर्फ वो रिवर्स होगी, क्योंकि उससे पहले जब पिछली रीवैल्यूएशन हुई होगी तब रिवर्स हो गया होगा। गॉट इट? तो हमारी डेफिनेशन कितनी हुई टोटल? 20। इलिमिनेशन हमारे 20 है।
डन। फिर उसके बाद एसेट रीवैल्यू हुआ, एसेट आपकी बिल्डिंग डेबिट हो रही है क्रेडिट हुई, 1120 को बिल्डिंग डेबिट हुई या क्रेडिट? बिल्डिंग कम हुई या ज्यादा? कितनी कम? जिसमें से पहले सारा सरप्लस ही एडजस्ट हुआ, तो हम लिखे करेंगे, बड़ा आसान तरीका होता है, आप लॉस और गेन को अलग अलग ना लिखा करो बल्कि लिख दिया करो रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, उसके अंदर सब कुछ इकट्ठा ही हो जाता है। कितनी अमाउंट? एसेट कम हुआ ज्यादा, ऑटोमेटिकली आपका एसेट ना 80 पे आ जाएगा, देख लेना ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो उसकी कॉस्ट है ना लास्ट टाइम वही आ जाएगी जी। उसके बाद मुझे बताया 2021 में ना कोई नई बिल्डिंग खरीदी ना बेची, रीवैल्यूएशन की वजह से उसके ऊपर जो असर आना था वो भी हो चुका है, तो खत्म करो फिर। 31 दिसंबर 21 कितने का एसेट बच गया? 80। बिल्डिंग का कॉस्ट पोर्शन पूरा हो गया। दोबारा सुने, पहले हमने 2020 का कॉस्ट पोर्शन उठाया, 116 क्यों लिया? क्योंकि लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन वाली वैल्यू लेते होते हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंट जो डेप्रिसिएशन है वो ली। 2020 में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ, ना कोई एसेट खरीदा ना बेचा, बिल्डिंग की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये एक्सट्रैक्ट बनाते तो उनमें चीजें आ रही होती, वो रिटेन अर्निंग में कुछ प्लस हो रहा होता, सरप्लस में से माइनस हो रहा होता। 2020-21 के अंदर सिर्फ एसेट रीवैल्यू हुआ, तो एक एलिमिनेशन की एंट्री पास की, एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, टोटल 4 बातें होती हैं, देख लेना वो 4 काम हुए हैं तो ठीक है, वरना नहीं। पहली बात, 2 एंट्रीज रीवैल्यूएशन की होती है, 2 एंट्रीज, एक एलिमिनेशन की और एक रीवैल्यूएशन, और 2 एंट्रीज होती हैं एडिशन या डिस्पोजल की। इन 4 बातों के अलावा एसेट के कॉस्ट के कॉलम में कोई बात ही नहीं होती। इन 4 वजूहात की वजह से एसेट बढ़ रहा होता है या कम हो रहा है। देख लिया करो ड्यूरिंग द ईयर ये चारों में से कोई काम हुआ नहीं हुआ तो बगैर सोचे समझे अगले साल पे चले जाओ। अब चलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहां से शुरू करेंगे? पिछले साल से 1120, बैलेंस एट 1120। ये वर्किंग सारी आपके सामने है, ये है वर्किंग आपके पास। मुझे आपने ये बताना है कि 1120 को मैं कितनी डेप्रिसिएशन लिखूं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने लिखनी है ब्रॉड ऑन, ये है आपके पास वर्किंग, सोच समझ के। शाजी सिर्फ 8 आई, क्योंकि सिर्फ वो डेप्रिसिएशन लेनी है जो सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन है। आपको पता है सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी। लास्ट टाइम रीवैल्यू कब हुआ था भला? 116। 116 के बाद जितनी डेप्रिसिएशन है 1120 से पहले वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, तो वो कितनी है? 8। तो हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8 है। अब आ जाओ आगे, क्या 1120 को एसेट रीवैल्यू हुआ था? 11 यानी 2020 के साल में एसेट रीवैल्यू हुआ था, तो क्या उसकी एलिमिनेशन आएगी? नहीं। क्या उसकी डेप्रिसिएशन आएगी? डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन कितनी है 2020 की? 2020 के साल में यार अगर आप ना तसल्ली से सोचो ना, सवाल में सिर्फ आप अपना कॉन्सेप्ट सोचा करो, सवाल में ना देखा करो क्या गिवन है। हमने यहां पर 3 चीजें लिखनी होती हैं, एक एलिमिनेशन, एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एक डिस्पोजल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 3 चीजों के अलावा यहां पर कुछ आता ही नहीं है। अब तीनों में ना ऐसे रीवैल्यू हुआ ना डिस्पोजल हुआ, तो बाकी रह कर गया डेप्रिसिएशन। तो इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी सवाल के अंदर गिवन हो, जो मुझे चाहिए वो मैंने देखा। सवाल एंड करें, साल का एंड कर दें 31 दिसंबर, आपने लिखना बैलेंस है 31 दिसंबर 20, कितनी डेप्रिसिएशन हो गई? अब हम आ गए 2020 के साल। 2020 के साल के शुरू में ही ना ऐसे रीवैल्यू हुआ है, और अगर रीवैल्यू है तो एलिमिनेशन की एंट्री पास होगी, और जो पहले डेप्रिसिएशन पड़ी है सारी की सारी रिवर्स कर देंगे, और कितनी डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी? 20।
जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है। हाँ, अगर पहले डेप्रिसिएशन होता तो वो वाली डेप्रिसिएशन ऐड होके रिवर्स होती, उसके बाद एलिमिनेशन होगी। तीन बातें मैंने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेजर में आती, एलिमिनेशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल की। डिस्पोजल तो है ही नहीं, तो फिर रह गया। तो बताया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ रही थी? 10। खत्म होगी बात। क्वेश्चन बिल्डिंग वाला काम पूरा हो गया, वेयर हाउस वाला नहीं। 31 दिसंबर 21 नेट कैरिंग अमाउंट, आपने सीए नहीं लिखना अभी, आप सीए नहीं हो, आप पूरा कैरिंग अमाउंट लिखना। नेट कैरिंग अमाउंट कौन सी डेट है? सिर्फ और सिर्फ हम लिखते होते हैं कैरिंग अमाउंट ओपनिंग क्लोजिंग, हमारे करंट ईयर की कभी भी कंपैरेटिव की कैरिंग अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे साल का स्टार्ट क्या है? 31 दिसंबर 20 और फिर नेट कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 21। तो जल्दी से मुझे बताएं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 20 की, कंपैरेटिव की नहीं, 31 दिसंबर 20 की। 31 दिसंबर 20, ये देखो 31 दिसंबर 20 116 और 31 दिसंबर 20 116 में से 20 माइनस करें तो कितना बचता है? 96। ये हो गया ओपनिंग। क्लोजिंग बता दें, 80 वो था 70। ये हमारा नोट पूरा हुआ बिल्डिंग के ऊपर। अब सारी यही बातें सोचनी है हमने वेयर हाउस के, कोई नई बात नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में 3 अगर ऐसे रिवैल्यूएशन होते तो हम एक करके समझते हैं, सवाल पूरा हो गया और अगले सवाल पे चले जाते हैं। सवाल अभी सिर्फ ये हमारा बिल्डिंग वाला पोर्शन पूरा हुआ है, अभी वेयर हाउस काम वही है। देखना जरा, 1 जुलाई 18 156 12 साल लाइफ है, फिर उसी तरह रीवैल्यू किया, लाइफ उसने चेंज कर दी, बाकी सारा काम एज इट इज है। अगर कॉस्ट मॉडल पे कर देता तो हम यहाँ पर क्या वो रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट वाला काम खत्म हो जाता, बाकी उसको सिंपल डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते, उसकी डेप्शन लेते, कोई डिस्पोज होता तो उसको रिवर्स कर देते, उसकी क्यूमुलेटिव एडिशन डिस्पोजल प्लस माइनस कर देते। ये लेजर है, सिंपल लेजर। चलो करते हैं, वर्किंग थोड़ी सी है। एसीए, ये क्योंकि मैंने अब दोबारा ये शो नहीं करनी स्क्रीन, आपने नोट किया हुआ ही लिखवा देना है मुझे, जो मैंने उधर लिखना है। एसीए, ओसीआई और प्रॉफिट एंड लॉस। किस डेट को खरीदा है एसेट आपने? 1718 कितने का? 156। लाइफ कितनी है इसकी भला? 12 साल। 12 पे डिवाइड करें और 6 पे 12 करें, 6 पॉइंट वैल्यू कितनी जाएगी? 149 पॉइंट। ये डेट कौन सी है? 1119 को ऐसे रीवैल्यू है, साल के शुरू में रीवैल्यू हुआ तो पहले ही रीवैल्यू कर लेते, पहले ही रीवैल्यू कर लेते। एसेट रीवैल्यू है 138 का, 138। सरप्लस है, लॉस कितना? अगर एक्सट्रैक्ट बनाते तो ये 11.5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता। 31 दिसंबर 19 को किस वैल्यू पे डिवाइड करें? पहले लाइफ थी 12 साल, अब किस पे डिवाइड करेंगे? 11.5 पे करेंगे ना। अभी 6 महीने तो गुजरे हैं, 6 महीने की ही तो डेप्रिसिएशन ली है। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? और यहां पर 126, डेट कौन सी है ये? 11 और 1120 को उसने ऐसे रिवाइज कर दी, लाइफ रिवाइज कर दी।
और उसने रिवाइज किसको समझा है, उसी डेट को रिवाइज का मतलब है उस डेट के बाद कह रहा है, उसने रिमेनिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, वो डेट थोड़ी मेंशन की है तो उस साइड पर झुकाव जा रहा है जी। तो 126 को किस पे डिवाइड करेंगे, रिवाइज लाइफ उसने कितनी बताई है 14 ईयर्स, तो इसको भी 14 पे डिवाइड कर दो, इसको भी 14 पे डिवाइड कर, ये 9 आ जाएगा 0.7, ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई 121 117 और डन। अब हमारे पास मामला जो बच गया है वो है एसेट रीवैल्यू किया है 1121 और एसेट की रीवैल्यूएशन है 143, इसका मतलब है 1117 वाला एसेट हो गया 1, तो ये 9.75 भी सारा खत्म हो गया, तो सरप्लस कितना आ गया, ये टोटल डिफरेंस बता दें पहले, तो कितना रह गया 26 में से 16.25, पहले रीवैल्यू बाद में डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी ले लेते हैं 31 दिसंबर 21, इसको किस पे डिवाइड करें, इसको भी किस पे डिवाइड करें, हाँ जी 143 को 13 पे डिवाइड किया और 1.13215, यहां तक ठीक है। अब सिर्फ हमने ये वैल्यूज पुट करनी है सेम मैनर के साथ जैसे हमने बिल्डिंग की लास्ट टाइम वाली रीवैल्यूएशन हमने लिखनी है, बिल्कुल वही चीजें, कोई नया काम नहीं करना। कोई नोट तो नहीं कर रहा, हाँ जी 1120 को कौन सी वैल्यू लिखूं मैं, 138 लास्ट टाइम जो रीवैल्यू हुआ था, क्या 2020 में कोई उतार चढ़ाव आया, तो 138 एज इट इज, वो पहला साल मुश्किल होता है, बाकी तो वैल्यू पुट करनी होती है बस, पहले 138 लिखा, उसके बाद 2020 में कोई काम नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट आ गई, क्योंकि कॉस्ट पे बनाते हैं ना लेजर। हाँ जी एलिमिनेशन कितनी हुई 2021 में, पिछली सारी डेप्रिसिएशन 21 बनती है, एसेट की वैल्यू बढ़ी या कम हुई, 2021 में एसेट पहले से ज्यादा हुआ या कम, ज्यादा हुआ है, सरप्लस नहीं आया, 26 से एसेट डेबिट हो रहा है, 26 से एसेट हमारा वैल्यू कितनी आ गई, और याद रखें ये जो लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन है ये भी 143 होगी, क्योंकि जब कॉस्ट पे बना रहे होते हैं ना तो उसकी कॉस्ट तो चेंज ही नहीं हो रही होती, 21 एलिमिनेशन किया, 26 रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट की, डन। इसमें लॉस भी साथ एडजस्ट हो गया, सरप्लस भी साथ ही आ गया, तो देखो ना एसेट हमेशा उसी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट होता है जो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस होता है फेयर वैल्यू से। हाँ हसन पूछो, मैंने इसलिए वो वर्किंग नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे लगता है कि आपने नोट कर लिया, डन है यहां तक। चलिए डेप्रिसिएशन पे जाने लगे, इसकी डेप्रिसिएशन का ब्रॉड बताओ कितना आना चाहिए 12, वो जो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आई थी, ये 2020 का ब्रॉड होना है, 2020 में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ, इमेजिनेशन नहीं, एसेट बेचा भी नहीं, तो डिस्पोजल भी नहीं, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है 2020 की। अब ये अगले साल 21 सारी की सारी, और अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है 2021 की, अब इसकी बुक वैल्यू भी बता दो, ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस 31 दिसंबर 20 का 120 और 143 में से 11 माइनस करो
ये हमारे, मैं इसको पहले ओके कर दूं, फिर इसके बाद अदर डिस्क्लोजर्स पे जाते हैं। ये अप वर्किंग, ये व्यू क्लियर है? जो मुझे लगता है एक स्टेप मजीद क्या, कौन सी 126 की जगह? एक मिनट देख लेते हैं। हमारे पास 138 है ना, और 138 और इधर किधर 21, इनको आपस में माइनस किया, हाँ जी, ये तकरीबन हो गया ना, सारा पूरा सवाल नजर आ रहा है ना? चलें, ये अभी पूरा सवाल नहीं है, ये फिक्स एसेट स्केड्यूल बन गया। बाउंड्री केस साइड पर वर्किंग है और सॉल्यूशन ये डिस्क्लोजर है। अब वो भी लिखने हैं, वो भी लिखने हैं। जब वो कहते हैं ना नोट लिखें, तो फिर आपने कोई चीज रिवैल्यूएशन मॉडल पे वो लाजमी लिखें। हाँ जी, नीचे लिख चलते हैं फिर। हाँ जी, यहां से ही आगे चलते हैं। मेजरमेंट बेस, मेजरमेंट बेस क्या है? दोनों का कौन सा था? रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों का ही रिवैल्यूएशन मॉडल है। ऊपर नाम लिखे हुए ना, इसलिए मैं उनके नीचे लिख रहा हूं। मेजरमेंट बेस के बाद क्या होता है? मेथड, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? दोनों का स्ट्रेट लाइन मेथड, जो भी है हमने तो स्ट्रेट लाइन से कर दिया है। बाद में पता चला, जैसे कल सवाल के साथ हो रहा था, सवाल हल हो जाता तो बाद में पता चलता था कि ये चीज रह गई। तो पेपर में आपने पूरा लिखना है स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड नहीं बताया, लाइफ है तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन है। चौथे नंबर पे यूजफुल लाइफ वही लिखे जो उसने पहली दफा दी थी, या रिवाइज लिखेंगे जो अब मौजूदा है। हम तो बना रहे हैं ना 2021 के, तो 2021 के हिसाब से लाइफ कौन सी चल रही है, रिवाइज। और सारी बातें ये देखें, नजर आ गया? रिवाइज्ड लाइफ। और आपको पता है फिर लोगों ने क्या किया होगा? आपने देखना है कि जिस साल पे आप खड़े हो तब लाइफ क्या थी, टोटल लाइफ, तब लाइफ रिवाइज, रिमेनिंग लाइफ नहीं लिखनी, लिखी उसने टोटल लाइफ है, लेकिन रिवाइज्ड लाइफ लिखी है। इसके बाद एडिशनल डिस्क्लोजर तो हम 2 ही लिखते होते हैं, 3। एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर रिवैल्यूएशन। सबसे पहला डिस्क्लोजर हम क्या लिखेंगे? पहले इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम लिखेंगे, वो सगीर था मेरे ख्याल में नाम। सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड, हम लिखेंगे सगीर वैल्यूअर प्राइवेट लिमिटेड is an independent valuer, a revalued building and warehouse
at 1119 and 1120। आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ 2 साल बाद वो रीवैल्यू कर रहा है। दूसरी बात क्या लिखने है कि इफ एसेट्स आर नॉट रीवैल्यूड तब उनकी कैरिंग अमाउंट क्या होती। किस किस की लिखनी है? 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21। आपने अपने वर्किंग में जाए, वहां पर क्या करना है, एसीए के अंदर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट के अंदर अगर सरप्लस पड़ा है तो प्लस कर देना, सॉरी लेस कर देना, और लॉस पड़ा है तो प्लस। और ऊपर आपने लिखना है बिल्डिंग का अलग लिख दें और वेयर हाउस का अलग लिख दें। चलें जी वर्किंग कर, हाँ जी वर्किंग मैं दिखा देता हूं एंड पे। आपने ये वर्किंग से ही मामला क्लियर हो सकते हैं। ये है आपका 31 दिसंबर 20 की डेट, 31 दिसंबर 20। ये जो ऊपर लिखी हुई है डेप्रिसिएशन है, और 31 दिसंबर 20 को ये क्या चीज है, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, और ये क्या चीज है, सरप्लस है लॉस। तो मुझे बताओ 2020 का अगर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट होगी तो कितनी होनी चाहिए? 72। और वैसे भी सिंपल, अगर आप अपने एसेट को अलग से डेप्रिशिएट कर लो तो 72 निकलेगी। ये आप लिख ले, मैं दोबारा आपसे देखकर लिख लूंगा। और 31 दिसंबर 21 ये एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है, और ये गेन है लॉस है, सॉरी सरप्लस है या लॉस? सरप्लस। तो इनको भी आपस में माइनस करके लिखेंगे 63। ये आप लिख ले, ये बिल्डिंग का दोनों सालों का हो गया। याद रखना है आपने देखनी है डेट, और डेट जो 1121 की बुक वैल्यू है ना, ये एक्चुअल में 31 दिसंबर 20 की है। अब यहां पर आए 31 दिसंबर 20 पे, ये आपके पास वैल्यू थी 117 और 9.75 आपके पास लॉस पड़ा हुआ था। तो बताएं आपके पास एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 126.75। और फिर आज इन दोनों को आपस में क्या करोगे? ये सरप्लस पड़ा हुआ है, ये माइनस हो जाएगा 117। लिख लिया आपने? चलें जी, फिर अगर आपने लिख लिया तो मुझे भी दिखवा दें, बना लो, आपकी मर्जी है, टाइम है तो बताओ, अदरवाइज अगर इसके ऊपर आपको ग्रिप है तो कोई मसला ही नहीं है जी। वैल्यू बताया जरा बिल्डिंग की, 72 63, और फिर 11 डैनो की बात। और अगर आपको मैं आई कैप का सोल्यूशन भी साथ दिखाता हूं कि उसने ये वर्किंग की हुई है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के लिए। 1120 को उसने बुक वैल्यू बताई है 1120 की, और 31 दिसंबर 20 की। उसने 1120 की तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 1120 को बताने की जरूरत नहीं है। हमें कौन सी चाहिए? पिछले साल की क्लोजिंग और इस साल की क्लोजिंग। तो उस पिछले साल की ओपनिंग बताने की जरूरत नहीं है। तो ये उसने यहां पर ये बताई हुई है 63, और उसने सिर्फ बताई किसकी है? 31 दिसंबर 21 की, करंट ईयर की। क्योंकि जो एडिशनल नोट्स होते हैं ना वो नॉर्मली करंट ईयर के बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप पिछले साल की बता दोगे तो कोई फर्क नहीं है। ये तो नीचे वाली तो वर्किंग थी, तो ये उसने इस फॉर्मेट में बताया है। ये आपके एडिशनल डिस्क्लोजर। ओके चलें जी, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट के सवाल मैंने 2 करवाए हुए हैं मेरे ख्याल में।
वो तो फिर ज्यादती है ना कि बार बार आप मुझसे काम करवाई जा रहे हो, मैंने पेपर थोड़ी देना है। अच्छा आप लोगों ने तो टाइम तो नहीं दिया हुआ। सिकंदर भाई कह रहे हैं कि रिवर्सल के क्वेश्चन, सिकंदर भाई मैं इसके बाद फौरन ही ना कोशिश करूंगा कि रिवर्सल के क्वेश्चन आपको पहले सेंड कर दूं, बट मेरे ना इस लैपटॉप में नहीं है, मुझे याद आ गया, वो इस लैपटॉप में नहीं है, दूसरे में है जहां पर मैंने उसको चेंज किया था। तो मैं आज रात को मुझे कोई याद दिलाएगा तो मैं सेंड कर दूंगा जी। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन एक दफा, ये भी अच्छा सवाल है। कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। पहले तसल्ली रखो कि कंपैरेटिव नहीं बनाना, काम आसान हो गया क्योंकि एक ही साल का काम करना। हाँ, इसके अंदर एसेट्स 3 टाइप के, एसेट चाहे 50 हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो देखना है एक एसेट है। नहीं 50 एसेट होंगे तो फिर नंबर भी तो उसी तरह से होंगे। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये करना क्वेश्चन आपने खुद ही है, मैं सिर्फ रीड कर देता हूँ। और कल से फिर कल क्योंकि बहुत सारे मॉक है आप लोगों का टेक्स्ट का, तो फिर क्लास 1 बजे पॉसिबल होगी, और मैं टेस्ट भी नहीं दे सकता आपको कि आप टेस्ट सॉल्व करके मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि आपने मॉक तैयार करना है। तो मैं कल IAS 33 के और IAS 8 के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, वो खुद मैं लेकर आऊंगा, नए क्वेश्चन होंगे, और ताकि वो एक दफा थोड़े से मिक्स करके सवाल करवा दूं। NPO तो मेरे ख्याल में अब करवाने की जरूरत नहीं है, NPO का कैश फ्लो। चले सवाल देखें। The following information pertain to Monday Limited. The balance of property, plant and equipment on 1st January 18. A revaluation surplus related to, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहां पर बंदा फंस जाता है। A revaluation surplus related to office building on 1st January 18 is 8.5 million. मतलब साल के शुरू में ही आपके पास एक सरप्लस पड़ा हुआ है। कल को अगर आपने अपने एसेट को रिवैल्यू करना है ना, तो उसको दिमाग में रखना कि पहले भी सरप्लस मौजूद है, बल्कि अपनी वर्किंग में ब्रॉड ऑन में लिख लेना सरप्लस पड़ा हुआ है। एसेट्स हमारे पास है, ऑफिस बिल्डिंग, उसकी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट है 240 और डेप्रिसिएशन है 36, इक्विपमेंट 190 और accumulated depreciation है 60. On 1st September 18, a new equipment acquired by making payment 70 million to the supplier. ये सीधा सीधा अपने कॉलम में जाकर प्लस हो जाएगा। साल देखते हैं, 2018 कोई काम करना है, 31 दिसंबर 2018 का। तो मेरे भाई आपने 1 सितंबर को 18 को एक इक्विपमेंट खरीदा 70 मिलियन का, सीधा सीधा अपना 70 मिलियन एडिशन में ऐड कर देंगे। An old equipment also given in exchange to the supplier. The fair value of the old and new equipment were assessed 21 million and 93 million. लो जी, जो आने वाला एसेट है वो उसको पेमेंट की है, सॉरी 70 मिलियन की पेमेंट की है। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू भी बताई है और नए एसेट की फेयर वैल्यू भी बता दी है। The old equipment had been acquired at a cost of 40 million on July. This cost incurred on installing on new equipment amounted rupees 5 million. तो मुझे बताएं, हम नए एसेट की कॉस्ट क्या लिखनी चाहिए हमें, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट या फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्लस कैश प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, नए एसेट की कॉस्ट जो डेबिट करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड 21 प्लस 70 प्लस 5। क्लियर होगी बात? ये हो गया हमारा एडिशन, और इसकी डेप्रिसिएशन भी वो एडिशन वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। ओल्ड एसेट का डिस्पोजल 40 मिलियन से माइनस करेंगे, नए एसेट को ऐड करेंगे, और इसकी डेप्रिसिएशन का भी वही जो फॉर द ईयर वर्किंग करते हैं। ऑन January 1, 2018 commenced construction for the manufacturing plant, the whole assembling and installation complete on 31st October.
However, the work was stopped for 16 to 31st August due to unexpected rain. Unexpected rain है, अगर यूजुअल रेन है तो उसको नहीं समझा जाता कि वो एक जैसे वो मूनसून वाला किया था। अब है अनएक्सपेक्टेड रेन, तो ये जो 15 दिन है ये हमारा जो एसेट की कॉस्ट के अंदर हम कैपिटलाइज करते हैं इंटरेस्ट, वो नहीं करेंगे 15 दिन का। द टोटल कॉस्ट है 660 मिलियन। पहली पेमेंट आपने की 140 की 1 फेब को, दूसरी पेमेंट की 214, तीसरी पेमेंट की 146 और चौथी पेमेंट की 160। The plant was financed through bank loan 500 obtained on 1st March 2018. The loan carries markup 18% payable annually. The surplus fund available for loan invested for the saving account in a saving account and earned 17 million during the capitalization period. ये उसने खुद ही बता दिया, during capitalization period investment income 17 million है। तो आप मुझे बताओ, आप फिर भी investment income खुद फाइंड करोगे? जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर वो कहता ना टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो फिर हम देखते हैं कैपिटलाइज कितनी है करनी है। उसने कहा जितना कैपिटलाइजेशन पीरियड वाला टाइम है उसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट इनकम हासिल किया है सरप्लस फंड की, वो 17 मिलियन है। तो सिंपल फॉर्मेट देखे, कॉस्ट इनकर्ड प्लस स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम, हमारे पास एसेट की कॉस्ट आ जाएगी और उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? एडिशन। यहां तक आप देखें कि जो आपके पास अमाउंट है, आपको लोन किस डेट को मिल रहा है? 1 मार्च 18 को। द प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन 500 मिलियन। तो बाकी पैसे कहां से पे करेंगे? टोटल कॉस्ट है मेरे भाई, टोटल कॉस्ट है 660 मिलियन। ऊपर प्लस तो करो वैल्यूज को। हाँ जी, ये इक्विटी फंड या जर्नल फंड? जर्नल बोरिंग, इक्विटी या जर्नल। तो जब तक हमारे पास स्पेसिफिक लोन नहीं आता, जनरल बोरिंग से पेमेंट कर देंगे, जैसे स्पेसिफिक लोन आ जाएगा स्पेसिफिक लोन से बोरिंग कर। हाँ जी, द लोन वाज कैरी मार्कअप उसने खुद बता दिया, द सरप्लस फंड उसने खुद बाकी चीजें बता दी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। On 31st December 18, the revalued amount of the office building was assessed 178 million by precise valuers, an independent valuation firm. Value and use of the office building December 2018 was estimated 186 million. जब वैल्यू एंड यूज का जिक्र हो ना तो इम्पेयरमेंट टेस्ट भी लगा दिया करो। जब वैल्यू एंड यूज का जिक्र हो तो हम वो कंपेयर कर लेंगे ना कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है या एसेट की वैल्यू कि कहीं कैरिंग अमाउंट एक्सीड तो नहीं कर रही, और कैरिंग अमाउंट अगर एक्सीड कर दी तो अपने एसेट को कम भी कर देना। बाकी उसने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बता दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बता दिया। तो आपने रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन, ये उसने खुद बता दिया कि ये जो लाइफ बताई हुई है आपको, ये रिमेनिंग लाइफ है, जब लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन किया था उस दिन के बाद। बाकी वही बातें भी लिखी हुई हैं। आपने कोशिश करनी है, अगर आज टाइम मिल जाए, जो कि मुश्किल है, कि ये क्वेश्चन आप कर पाओ, तो इसका फिर इतना फायदा भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर करते हैं आपके इस एग्जाम के बाद, मॉक के बाद। एक तो यानी जो आपका कल मॉक है, तो कल फिर इंशाल्लाह कल की क्लास 1 बजे, फिर वही अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। तो कल आपका मॉक तकरीबन 12:15 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा और मेरी क्लास 1 बजे तक खत्म हो जाती है। तो 1 बजे बल्कि 1 बजे नमाज का टाइम होता है, तो 1:30 पे शुरू कर देंगे, ठीक है? तो कल फिर बाकी करेंगे काम। कल हमारा मेन टारगेट यही होगा, एक ये क्वेश्चन और IS 33 के सवाल। ओके।